नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो चल रहा है 2024, तो उसका 22 फरवरी का ये पूरा मैथ का क्वेश्चंस है जो कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है और इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न तो आपके सामने है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तथा सी की आय ए से 10% अधिक है, तो सी की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कहने का मतलब समझिएगा दोस्तों, ए है, बी है और कौन है, सी है। कहता ए की आय जो है बी के आय से 30% अधिक है, यानी बी के आय से ए ज़्यादा है, तो बी का आपको लेना होगा कि हमेशा 100 मानकर ही बनाना है। अगर दोस्तों बी 100 रुपया कमाता है तो ए की आय जो है बी की आय से 30% अधिक, यानी ए तब कमाता होगा 130 रुपये का, 30% अधिक तो 130 ही कमाता है। कहता सी की आय ए से 10% अधिक है। उसके बाद आ गया सी, इसका आय क्या है, ए से 10% अधिक है। ए है 130, इसका 10% अधिक, यानी 130 का 10% 13 होगा। ठीक है, 130 का 10% होगा 13, तो ये 13 अधिक है सी ए से। तो 13 इसमें जोड़ दीजिए, 130 में 13 जोड़िए, कितना हो जाता है 30 10 40 3 43, यानी दोस्तों ये क्या है, सी दोस्तों 143 रुपया आए है। ठीक है, ए से 10% अधिक 143 रुपया। अब सवाल का कहना क्या है कि सी की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है। सी की आय बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए सी बी से कितना है, देखिए बी है 100 और सी है 143, यानी बी से सी जो है 43% अधिक है। प्रतिशत में ही है, देख लीजिए इसको प्रतिशत में करें या ना करें, ये प्रतिशत में ही का है कि ये 100 है और ये 143 है, 43% अधिक है कि नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 43%। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए, दूसरा प्रश्न है कि 4 संख्याएँ ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत क्या होगा। तो देखिए ए बी सी डी 4 गो संख्या है दोस्तों। कै गो है, ए है, बी है, सी है और डी, ये 4 संख्या। कितना है टोटल संख्या, 4 गो है और इसका औसत कितना है 26। दोस्तों 26 औसत है और 4 गो संख्या है, यानी दोस्तों संख्या और औसत को गुना करने पर उसका कुल निकल जाता है। ठीक है, यानी चारों संख्या का योग निकल जाएगा, ये गुना कर देंगे 26 गुना 4। ठीक है, 4 आदमी और औसत है 26, गुना करिए कुल योग निकल जाएगा। 26 चौक कितना होता है, 25 चौक 100 और 4 104 हो गया इसका। ठीक है, कुल योग हो गया ये चारों संख्या का 104। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब देखिए कहता है सवाल कि यदि ए और बी का औसत 19.5 है, ए और बी ये 2 आदमी है, इसमें कितना है आदमी, 2 लिख दीजिए 2, और औसत कितना है 19.5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए, कुल निकल जाएगा, ये दोनों संख्या का योग निकल जाएगा, कुल योग 19 दूनी 38 और 1 39 हो गया। ठीक है, ये 2 गो का निकला 39, ये 4 गो का है 104। कहता सी और डी का औसत क्या होगा। लीजिए सी और डी का औसत क्या होगा, लीजिए 4 गो में से 2 गो का निकाल लेंगे योग, तो 2 गो का बचेगा, ये 4 गो का है 104, ए बी सी डी 4 का है और ये ए और बी का सिर्फ है 39। तो सी और डी निकलेगा कि नहीं, ए बी निकाल लेंगे इसी चारों में से, तो निकाल लीजिए, घटा लीजिए, 104 में 39 घटाएंगे तो कितना हो जाता है, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 6, 65 हो गया। 65 क्या हुआ, ये ए बी का निकल गया, तो ये बचा सी और डी का कुल आयु, सी और डी का कुल योग, आयु का बातें नहीं है यहाँ, कुल योग सी और डी मिलाकर कितना है 65। टोटल में दोस्तों भाग दिए हैं संख्या से, अब निकल जाएगा औसत। ठीक है, तो इसको 2 से भाग दीजिए, 65 में कितना हो जाता है 32.5, तो दोस्तों 32.5 सी और डी का औसत है 32.5। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे क्या। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए, तीसरा प्रश्न बहुत आसान है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी 9 से भाज्य नहीं है। तो 9 से भाज्य का नियम आप याद रखिएगा कि योग कुल 9 से कट जाना चाहिए। जैसे 5 और 4 हो गया 9 और ये 9 से कट गया, ये तो भाज्य है। लीजिए 7 6 13, ठीक है, 7 6 13, 13 में 9 घटा लीजिए, कितना हो गया 9 4 13,
4 बचा, 4 पर 8 48, 9 चौक 36, 9 पचे 45, बचा 3, 3 पर 36, 9 चौक 36, ये भी 9 से कट गया। ये भी भाज्य है। 819 देखिए, 9 9 81, 9 कम 9, ये भी कट गया। ये कटाइए, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। ये 9 छक्की 54, 9 सत्ते 63, बचा 4, 4 पर 2 42, 9 में 42 नहीं है। यानी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 672 जो है 9 से भाज्य नहीं है। 9 से भाज्य का नियम यही होता है दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे। पी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, क्यू इस काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो उसके बाद कितना काम बच जाएगा। लीजिए वही बात है, टाइम एंड वर्क का है दोस्तों। पी कितना दिन में करता है काम को, 12 दिन में, ठीक है। और क्यू इस काम को करता है 20 दिन में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो काम कितना है इसको निकालने के लिए दोस्तों मैंने बार बार कह रहा हूँ कि दोनों संख्या का लघुत्तम निकालिए, एलसीएम। 20 और 12 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होता है, 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। क्या, चलिए 12 यानी 60 काम है, 60 यूनिट काम है। 60 यूनिट माने 60 को, अगर कुर्सी बनाने का काम है तो 60 कुर्सी बनाना होगा, कुछ भी है तो 60 है, ठीक है। तो मान लीजिए पी 12 दिन में 60 कुर्सी बना देगा तो एक दिन में कितना बनाता होगा, 12 चौक 12 पंचे 60, 5 कुर्सी रोज़ बनाएगा तब ना 12 दिन में 60 कुर्सी बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 20 जो है 20 दिन में क्यों 60 कुर्सी बनाता है, काम को 20 दिन में करता है ना, काम है 60 कुर्सी बनाना। तो 20 दिन में 60 कुर्सी बनाया तो एक दिन में कितना बनाता होगा, भाग दीजिए 20 से 60 में, 20 3 60, एक दिन में ये 3 कुर्सी बनाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं। तो देखिए एक दिन में टोटल दोनों मिलकर दोस्तों 5 और 3 कितना 8 कुर्सी बना लेता है। 8 कुर्सी एक दिन में और 5 दिन तक लगातार काम किया दोनों साथ में, तो 8 कुर्सी एक दिन में और 5 दिन तक काम किया, 5 से गुना करेंगे 8 पंचे 40 कुर्सी वो लोग 5 दिन में बना दिया। बनाना है 60, तो दोस्तों 60 में 40 कुर्सी बना दिया मान लीजिए, तो बचा कितना, 20 कुर्सी और बनाना है। तो यही कहता है शेष काम कितना बच जाएगा, तो 20 कुर्सी बनाना बच जाएगा 60 में, कितना में 60 में, देखिए यहाँ लिखते हैं 20 और कितना टोटल है 60, 60 में 20 बचेगा, ठीक है। तो ये जी काटिएगा 20 से कम 20, 20 दिया 60, यानी 1/3 भाग जो है दोस्तों शेष रहेगा, ठीक है। 1/3 काम बचेगा। इस तक बात समझ गए होंगे। ऑप्शन हो गया सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। आइए दोस्तों 5वां प्रश्न है, यदि x + y अनुपात x - y बराबर 5:1 है तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। तो लीजिए देखिए, कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस सवाल देखकर आपको भागना नहीं है, दिमाग लगाना है। छोटा सा सवाल है, क्या है कि ये x + y, यही ना है, x + y अनुपात माने बट्टा x - y, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बराबर दिया है 5:1 यानी 5/1, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि अगर बराबर के इस पर और उस पर भिन्न रहेगा, अगर नहीं कटेगा तो कोना कोनी गुना होता है। करिए, कोना कोनी गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 से x + y में करेंगे तो ये 1 से हो जाएगा x + y बराबर 5 से इधर करेंगे x में 5x - 5y, ठीक है। 5 गुना y करेंगे 5y, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या होगा कि देखिए 5x है, इसको x को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, 5x में एक x घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये वाला x उधर जाकर हो जाएगा 4x, ठीक है। 4x बराबर y 5y है माइनस में, इस पर लाएंगे तो प्लस में 5y हो जाएगा, और प्लस में 1y है यानी 6y। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। 4 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कटा लिए, छोटा कर लिए, हो गया 2x बराबर 3y, ठीक है। तो ये x बराबर क्या हो गया, ये x बराबर x बट्टा y बराबर 3, और ये वाला गुना में है 2x में, भाग में हो जाएगा 3/2, यानी दोस्तों x बटा y हो जाएगा 3/2। इसी का कहना है कि x अनुपात y बराबर क्या होगा, बटा माने अनुपात ही होता है, आपको पता है, तो क्या हो जाएगा 3:2 आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहता है किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 12.5% लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या है। लीजिए एकदम आसान सवाल है। क्या करेंगे, 270 रुपये का वस्तु पर जो है बेचने पर जो है
12.5% इसको लाभ हो गया, 12.5% लाभ हो गया। यानी 100 में देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, पहले होता है कॉस्ट प्राइस CP और बाद में होता है सेलिंग प्राइस SP। ठीक है, तो SP हमको दिया है 270, 270 से हमको ये CP निकालना, उल्टा आना होगा। तो उल्टा आने के लिए दोस्तों इस 12.5% लाभ माने देखिए ये 112, 100 में जोड़ दिए 12, 12.5, 112.5/100 ये हो गया 12.5% लाभ। लाभ जो है 100 में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी SP विक्रय मूल्य। हमको क्रय मूल्य लाना है तो इसका उल्टा गुना करिए ये इसमें विक्रय मूल्य में, यानी कि 100 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 112.5। ठीक है, 12 ये जो लाभ था 100 में बढ़ा कर लिखे। अब लीजिए इसको काट लीजिए, ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर एक 0 चल जाएगा, काहे कि एक अंक के बाद दशमलव है। अब कटा लीजिए, कितना बार में कटेगा, ये अगर 25 से कट जाएगा दोस्तों, ये 25 से कटेगा कितना बार में, 25 चौक 100 माने कि 40 बार में, और ये 25 से कट जाएगा 45 बार में कटेगा, 45 बार में। ठीक है, अब कटाइए इसको, फिर 5 से कट जाएगा, 9 × 5 = 45, ये 5 से कटेगा 8 × 5 = 40, ये 9 से कटाइए, 9 × 3 = 27, 30 बार में कटेगा। 30 × 8 करिए, 8 × 3 = 24, 240 रुपया दोस्तों इसका क्रय मूल्य था, खरीद मूल्य। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए 7वां प्रश्न है कि एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस पर 20% छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपये हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। लीजिए दोस्तों, सवाल देखकर घबराना नहीं है। सवाल क्या है देखिए, एक व्यापारी क्या करता है, अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित कर देता है कि 20% छूट में बेच रहा है, कि कहता है कि लीजिए 20% इस पर हम छूट दे दिए, अब फिर भी जो है वो 25% लाभ कमा लेता है। तो कहता है एगो वस्तु का है क्रय मूल्य 432 रुपया, तो उसका अंकित मूल्य कितना लिखना चाहिए, ये चीज़ कह रहा है। तो देखिए इसका तरीका देखिए, आप करना क्या है, ऊपर में लिखना है आपको CP क्रय मूल्य, ठीक है, और अंकित मूल्य नीचे MP। आपको 100 ट्रिक बता रहे हैं, CP बटा MP, और 100 में से घटा लीजिए यहाँ पर छूट, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट, और नीचे दोस्तों 100 में अगर लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो घटाएंगे। इसमें लाभ है 25% तो +25 करिएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको बताए। देखिए CP कितना है, 432, कितना है 432, और नीचे MP ही निकालना, हमको नहीं पता है, मार्क्स प्राइस यानी अंकित मूल्य। और नीचे ऊपर क्या कहें, 100 में से छूट को घटाइए, 100 में से छूट घटाएंगे, छूट है 20, 100 में 20 गया 80। और दोस्तों नीचे कहे हैं 100 में लाभ रहेगा तो जोड़िए, नहीं तो घटाइए। इसमें लाभ है 25%, जोड़ेंगे 100 में 125, बस बात खत्म। बराबर के इस पार उस पार दोस्तों कोना कोनी गुना हो जाएगा। पहले कटा लीजिए, कटता है तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे ये जो है 16 × 5 = 80, और 5 से काटेंगे 25 × 5 = 100। ठीक है, इस 16 से तो ये कट जाएगा 432, कितना बार में, 16 दूनी हो गया 32, बचा 11, 112, 16 7 बार उत्तल से 27 बार में कट रहा है, 27 बार में 16 से कट गया। अब गुना हो जाएगा 27 × 25, कोना कोनी गुना होगा, ऊपर बचा 27, इधर बचा 25, तो 27 × 25 कर दीजिए, MP निकल जाएगा। MP बराबर क्या हो गया, देखिए MP बराबर क्या हो गया, 27 × 25, 27 × 25 हम करेंगे दोस्तों तो हो जाता है कितना, 675 हो जाएगा रुपया। ये इतना अंकित करना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए दोस्तों 8वां प्रश्न है कि 12 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों का औसत कद 180 सेंटीमीटर है। वर्ग शिक्षक के कद को छात्रों के कद में जोड़ने पर कक्षा का औसत कद जो है घटकर 179 सेंटीमीटर हो जाता है। शिक्षक का कद ज्ञात करें। देखिए इस तरह का सवाल रहेगा दोस्तों, बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। करना क्या है, देखिए करना यह है कि कितना विद्यार्थी है, 12 विद्यार्थी का औसत कद जो है, देखिए अब मैंने 2 तरीक़ा से आपको बता दे रहा हूँ। पहले मैं आपको प्रोसेस थोड़ा बताता हूँ कि 12 छात्रों का औसत कद कितना है, 180। तो आपको बता दिए औसत गुना n होता है कुल, यानी कुल कद निकल जाएगा। यानी 12 छात्रों का औसत है 180 औसत कद, तो कुल कद निकालने के लिए गुना कर देंगे। 180 × 12 कितना हो जाता है, 2160 हो जाता है। ठीक है, गुना करके आप देख लीजिए। उसके बाद क्या कहता है, एक जब शिक्षक का कद जोड़ेंगे यानी 13 हो गया,
शिक्षक को जोड़ दिए 13, 12 को छात्र था 13, इसका औसत कद घटकर 179 हो गया। यानी दोस्तों इसका कुल अगर कद निकालेंगे तो गुना करेंगे, 13 आदमी का कुल कद कितना था, औसत 179 गुना 13 करेंगे तो हो गया 2327। यानी दोस्तों मास्टर का जुटने पर कद 2327 हो गया। पहले स्टूडेंट का था 2160 और मास्टर का जोड़े तो 2327 हो गया, यानी बढ़ गया। कितना बड़ा है देखिए, 2327 में 2160 को घटा दीजिए, मास्टर वाला निकल जाएगा। तो 2360 में जो दोस्तों कितना है, 2327 में दोस्तों 2160 घटा दीजिए, मास्टर का और कुल कद निकल जाएगा कितना, 167 सेंटीमीटर का मास्टर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका करना क्या है, करना यह है आपको देख लेना है औसत कद कितना है छात्रों का, 180। ठीक है, 180 कितना था पहले, 12, अब हो गया है 13। तो आनी दोस्तों कितना घटा है यहाँ पर देखिए, 180 था पहले, घट कर हो गया 179। ठीक है, औसत को देखना है आपको, घट कर कितना हुआ 180, जितना घटा है उसको लिख दीजिए, एक घटा है एक लिखिए, गुना कितना आदमी हो गया, अब जब एक आदमी जुड़ गया तब ना घट गया, यानी कि 13 हो गया, पहले था 12, 13, बस इसको घटा देंगे जो आएगा वही आंसर। 180 में 13 घटाई 13 कम 13, 180 में 13 चल जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 167, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर 167 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। पहला औसत जो है दोस्तों उसको लिखना है, ठीक है, और दोनों औसत का अंतर लिख दीजिए, अंतर है 1, और कितना आदमी था अंत में, 13 आदमी, 13 से गुना कर दीजिए, 180 में 13 गया 167 आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।